हाँ, तो क्वेश्चन है नेम 3 टेक्निक्स डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। आपको मानव मादाओं के गर्भधारण को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली 3 तकनीकों का या युक्तियों का नाम बताना। सबसे पहले मेथड को जो मैंने बताया या बता रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहला मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? अंडाशय नहीं, मछली बोल लेता है। ठीक है, जिसमें से अंडवाहिका, ठीक है, जिसमें देखो एग किस में होता है? ओवरी में। ओवरी से एग जो आता है वो अंडवाहिका के थ्रू कहाँ पर आता है? गर्भाशय में आता है, ठीक है। कहाँ पर? गर्भाशय में, तो यूट्रस में। तो अब हम क्या करते हैं, वो ट्यूब ही कट कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और उसको ऐसे सर्जिकली बांध देते हैं, जिससे एग रिलीज होगा ही नहीं। एग रिलीज होगा ही नहीं तो कभी फर्टिलाइज होगा ही नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ही नहीं करा देते, जैसे 1-2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद वो और बच्चे नहीं चाहते तो उसके लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है। वैसे ही हमारे जो मेल्स होते हैं, मेल्स में भी सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जो वॉस डिफरेंस होती है, ट्यूब जो होती है ये शुक्रवाहिनी, जिसमें से शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स होते हुए जाते हैं, उसको कट करके उसको बांध दिया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो उस वक्त पे स्पर्म्स वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, उस ट्यूब से होते हुए स्पर्म्स नहीं पहुँचेंगे। तो ये जो है एक टेक्निक है जिसको हमने बोला सर्जिकल मेथड, ठीक है। ये परमानेंटली फिर उसके बाद कभी प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। दूसरी टेक्निक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध जो है, इसमें हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि फीमेल और मेल के जननांगों यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में एक क्या करता है, एक अवरोध जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अच्छा, यांत्रिक अवरोध में क्या नाम है, शिवम ने बोला कि कॉपर टी। हाँ, कॉपर टी भी आ जाएगा क्योंकि वो भी एक तरीके का यंत्र है ना, ठीक है। उसमें एक टी आकार का कॉपर की एक टी बनाते हैं, टी शेप का, और उसको फीमेल के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में उसको जो है उसको रखा जाता है। और इसमें से जो कॉपर में से आयंस निकलते हैं ना, कॉपर्स के आयंस, ये कॉपर के आयंस जो होते हैं ये स्पर्म जैसे ही उसके अंदर आएंगे उसको किल कर, ठीक है। कॉपर स्पर्म्स को किल कर देंगे तो प्रेगनेंसी फिर नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो यांत्रिक अवरोध वाला जो टेक्निक है वो ज़्यादा सेफ भी है क्योंकि उससे ना कम बीमारियां जो है फैलती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि एड्स, कॉलेरा, ठीक है। और 1-2 और बताओ आप लोग। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम बताओ जो कि बैक्टीरिया से होता है, और ऐसी डिजीज का नाम बताओ जो कि वायरस से होता है। ये आपसे पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग घर जाके ये याद कर लेना। पेपर में कई बार ये पूछा जा चुका है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्म में, 2-3 बीमारियों के नाम दे देंगे 4 ऑप्शन में और बोलेंगे इनमें से कौन सी वो बीमारियां जो कि वायरस से होती हैं या फिर कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। तो ये आप जो है घर जाके थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको मिल जाएगा। 4-5 बीमारियां वैसे तुम्हारी उसमें दे रखी है, जैसे एड्स, साइफिलिस, कॉलेरा और वॉर्म्स। ये अलग अलग डिजीज है। इनमें से एड्स जो है वो HIV वायरस से होती है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 2 मेथड के बारे में पढ़ चुके थे, एक तो था सर्जिकल मेथड, ठीक है। दूसरा जो मेथड था वो था यांत्रिक अवरोध वाला मेथड, जिसमें आप किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जो तीसरा मेथड है वो जो है रासायनिक विधि है, जिसमें ना पिल्स लिए जाते हैं,
ठीक है, क्या ओरल मेथड बोलते हैं एक तरीके से इसको। इसमें आप किसी चीज का सेवन करते हैं, जनरली ये जो फीमेल होती हैं वो यूज करती है पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, पिल्स। हाँ, अभी देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये फीमेल के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस लेके आती है, इसलिए इन पिल्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर ये पिल्स जो है वो आपने फीमेल जो है उसने खाई तो उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, आपको पता है कि 28 दिनों बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो रिपीट करती है, लेकिन कोई फीमेल जो है प्रेगनेंसी रोकने के लिए अगर इन पिल्स का इस्तेमाल करती है तो उसमें काफ़ी जो है मतलब उसके शरीर में कुछ ऐसे उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इस जो टेक्निक है रासायनिक विधि यानी केमिकल मेथड, इसको आपको कम से कम यूज कराना है। ठीक है, ये थे तुम्हारे कुछ क्या थे, ये कुछ टेक्निक थे जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये भी पूछा हुआ था कि ये जो तीनों मेथड है इन तीनों मेथड का आपको कोई प्रभाव, विपरीत प्रभाव भी बताना है। जो सर्जिकल मेथड होगा, सर्जिकल मेथड के बाद तो ऐसा सा है कि उसके बाद फिर फीमेल जो है कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। ठीक है, कभी भी स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। ठीक है, यांत्रिक अवरोध विधि में, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि कभी कभी कुछ महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अधिक समय के लिए रक्तस्राव होता है उनमें, यानी कि ब्लीडिंग उनमें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो इसका ये किसका था, ये था तुम्हारा जो यांत्रिक मेथड है। ठीक है, यस सर। तीसरा जो मेथड था, ठीक है, रासायनिक, उसका तो मैंने बताया दिया, उनके हार्मोनिक इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनिक असंतुलन में देखने को हमें मिलता है। इसी में अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट विल हैपन इफ इन अ फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ए था ये और बी था एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। या देखो जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन मतलब होता क्या है। फीमेल में हर मंथ एक एग निकलता है ओवरी से। ठीक है, ओवरी से एक एग निकलता है और वो कहाँ की तरफ जाता है, आपका अंडवाहिनी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कौन सी ट्यूब, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वहां तुम्हारा एग आ जाता है। अब ये हर मंथ यानी 28 दिनों के बाद या तो लेफ्ट वाले से निकलेगा ओवरी से या फिर राइट वाले ओवरी से निकलेगा, ये तुम्हें पता ही है। अगर इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विद अ मेल तो उस वक्त पे जो स्पर्म है अगर वो जाके इस जो एग रिलीज हो रखा है उस एग से क्या कर जाती है, कनेक्ट मिल जाता है। स्पर्म किससे मिल जा रहा है, एग से। तो उस वक्त पे क्या होगा, उस वक्त पे निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसके बाद ये एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज। और ये किधर आएगा, ये आएगा तुम्हारा धीरे धीरे करके कहाँ जाएगा, यूट्रस पर, और उसकी दीवार पर चिपक जाएगा। ठीक है, अब तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहाँ पर होता है, आपका आंसर है अंडवाहिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ये होता है। उसके बाद ये जो जाइगोट होगा वो कहाँ चिपकेगा, यूट्राइन वॉल पर, गर्भाशय की दीवार। ठीक है, और वहां पर वो धीरे धीरे एक टिश्यू का निर्माण होगा, एक ऊतक का निर्माण होगा जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो होता है ये वो एक प्रकार का टिश्यू है जो कि बच्चे को न्यूट्रिएंट्स यानी कि भोजन एक तरीके से, और ऑक्सीजन वो हो गया, और जो मलमूत्र बच्चे का बनेगा वो मदर की तरफ आएगा इस टिश्यू की मदद से। ठीक है, इस टिश्यू की मदद से एक मदर बच्चे को न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाती है और बच्चे का जो वेस्ट होगा वो मदर के ब्लड में आ जाएगा, ठीक है, मदर की साइड आएगा। यहाँ पर इस टिश्यू के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है आपसे। पहली चीज तो ये पूछा जाता है दीर्घरोम पता आपको क्या होता है? नहीं। आपको मैंने बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत में उंगली नुमा आकार होते हैं। कैसे आकार होते हैं? उंगली नुमा। ये उंगली नुमा आकार से जो खाना अवशोषित, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है उसको अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ऐसे ही उंगली नुमा आकार दीर्घरोम जो होते हैं वो किधर की तरफ होते हैं? ये मैंने बोला ना, एक प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा कैसा होता है? डिस्क के शेप का। किसके शेप का होता है? डिस्क के शेप का होता है। और एक कहाँ की तरफ? मदर की तरफ चिपका होता है और एक ट्यूब जाती है जो कि बच्चे से जुड़ी होती है। तो ये बच्चे की तरफ उंगली नुमा आकार होते हैं, एम्ब्रोयो की तरफ उंगली नुमा आकार होते हैं। उंगली नुमा आकार का सिर्फ एक ही कार्य है। क्या कार्य है? सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, जिससे कि वो और इजीली जो है बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तब की बात थी जब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, ठीक है, मदर में यानी कि जो तुम्हारा एग था उसके साथ स्पर्म मिलेगा, तब की ये बात है। अगर निषेचन नहीं होगा तब क्या होगा? जब निषेचन नहीं होगा यानी कि जो तुम्हारा एग निकला हुआ फीमेल में वो स्पर्म से अगर नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि स्पर्म जो है वो आए ही नहीं, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो उस वक्त पे धीरे धीरे जो ये यूट्रस की वॉल होती है ना, ठीक है, गर्भाशय की जो दीवार होती है फीमेल में, वो धीरे धीरे टूटने लगती है, ठीक है, और टिश्यू एंड ब्लड के साथ ये फीमेल के वजाइना से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। ये तो दीवार हर महीने अपने आप को बना रही है और तोड़ रही है अगर निषेचन नहीं होता। तो ये हर एक फीमेल के शरीर में हो रहा है। इन केस अगर ये नहीं हो रहा या फिर क्या हो रहा है कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, कि कभी बहुत जल्दी हो जा रही, कभी वो, तो उसको दिक्कत है। उस वक्त पे उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है। तो तुम्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आगे है किसी महिला को किसी बच्चा ही नहीं हो रहा, हाँ, तो उसके पीछे बहुत सारे वो हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो फीमेल में ही कुछ दिक्कत हो सकती है या मेल में, या फिर मेल में भी हो सकती है। अब जो पहले की जनरेशन थी, ठीक है, या अभी भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी फीमेल का बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, तो बोलते हैं कि यही खराब है, यही है, वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन फीमेल ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में भी दिक्कत हो, मेल में भी दिक्कत हो सकती है। मेल में जब दिक्कत होती है तो दिक्कत ये होती है कि उसके जो स्पर्म्स होते हैं इतने मोटाइल नहीं होते, इतना मूव नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये भी ट्रीटेबल है, ये ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। वो अलग अलग टेक्निक्स हैं, IVF वाले जो बोल रहा है, ठीक है, वो टेक्निक तब इस्तेमाल की जाएगी जब फीमेल जो है वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहा, कंसीव मतलब वो एग उस पर जाके नहीं वो हो पा रहा, तो तब वो अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक उसके ऊपर हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन के ऊपर। अगला जो है वो क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोपस में बीजाणु समासंग, बीजाणु वाला को आरेख खींच कर दर्शाइए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ठीक है, जिसमें एक इस तरीके से धागा जैसा निकलता है, हाइट बोलते हैं उसको, और ऊपर एक ब्लॉब टाइप का स्ट्रक्चर बनता है बर्फ के जैसा, ठीक है, हाँ, जब वो फट जाता है तो बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं और चारों तरफ वो फैल जाते हैं हवा में, और जहाँ पर भी उनको क्या मिलेगा, जहाँ पर उनको न्यूट्रिशन और उनको ओस नहीं पानी, मॉइस्चर बोलते हैं उसको, मॉइस्चर मिलेगा, वो वहीं पे जो है उगने लगेगी। जैसे ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स लग जाते हैं ना, हरा हरा कलर का, ये क्या है, ये जो स्पोर फैले हुए हैं ना सारे के सारे, ये ब्रेड के ऊपर बैठे, ब्रेड में नमी भी है और वहाँ पे
उनके लिए भोजन भी है, तो जिसकी वजह से उस पर वो उग जाएंगे। तो तुम्हें जो स्ट्रक्चर है वो वाला बनाना है, इसमें धागा जैसा होता है ऊपर जो ब्लॉब ऐसा स्ट्रक्चर सा बना होता है ना, तो वो ये वाला स्ट्रक्चर सा बनाना, ठीक है। इसमें जो जनन का भाग होता है वो होता है ऊपर वाला जो ब्लॉब जैसे है, बॉल जैसे है, ठीक है। इसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। और जनन का भाग जो है वो है। इसके बाद आपको ये बोला हुआ है कि नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरीके से आपका जनन होता है, उस विधि का नाम लिखना है। तो हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया। मुकुलन एक विधि है जिसमें हाइड्रा के साइड से एक बड सा निकल जाता है, इसको इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, ठीक है। साइड में बड सा निकल जाता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर वो डिटैच होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो नया हाइड्रा बना देता है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तो और मतलब अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो विधि का नाम बताना है, मुकुलन विधि का नाम बताना है, और उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि साइड से जो बड निकलेगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों को करना है, ये याद कर लेना आपको। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा न्यूमेरिकल यहाँ पर एक आ रहा है, न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर का है, विद्युत के ऊपर का है। तो क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। देखो पावर दो तरीके के हैं, एक तो लेंस की पावर है, वो भी डिफाइन करने को आ जाती है। एक लेंस की सूरज, एक लेंस की पावर को डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है। बोलते हैं लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस, वो भी तुम्हें आना चाहिए। और साथ ही साथ ये डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ये वाला भी तुम्हें आना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ठीक है, विद्युत शक्ति क्या है, ये है हर एक सेकंड में कार्य कितना किया जा रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, या ऊर्जा के उपभोग होने की दर को भी हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको पता है कि जो पावर होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वो होता है V into I, ठीक है, V into I। आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ये बोलता है पावर का फॉर्मूला बनाओ V और R के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, V और R। पावर का फॉर्मूला VI पता है आपको, तो या तो आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए, सीधे सीधे याद किया कैसे करोगे, V²/R, ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन इनकेस आप भूल गए, आपको सिर्फ ये पता है P इज इक्वल टू VI, तो उस वक्त पे आपको I हटाना है ना, यहाँ से क्या हटाना है, I। तो V बटे R इज इक्वल टू क्या होता है, I। तो आप I की जगह इस वाले फॉर्मूले में I की जगह क्या लिख दोगे, V बटे R, तो ये हो जाएगा V²/R। तो ये पावर का फॉर्मूला है, शक्ति का फॉर्मूला है। पावर को किसमें मापा जाता है, वॉट में, ठीक है। और एक तो होता है शक्ति और एक होता है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, किसी को पता है सर, H बराबर E बराबर P गुणित T। जो ऊर्जा का फॉर्मूला है वो है P गुणा T। P मतलब है पावर, शक्ति, और T मतलब क्या है, समय। इसको हम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है शक्ति गुणा समय। अब तुम किस में मापते हो ऊर्जा को, ठीक है, उसको मापते हो किलो वॉट आर में। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू होता है 3.6 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। ये भी एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन्ड टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। आपके पास एक विद्युत भट्टी है, ओवन है, ठीक है, जिसको आप कितने की वोल्टेज पे चला रहे हो, विभवांतर कितने का, 120 220 के विभवांतर पर चला रहे हो। यह भट्टी यानी कि ओवन जो है 5 घंटे में
11 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपभोग करती है। यानी कि आपको टाइम दे रखा है 5 घंटे और इसने कुल ऊर्जा कितनी इस्तेमाल की? 11 यूनिट किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब होता है 1 यूनिट। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? ये बोलता है पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? पावर, शक्ति निकालनी है। ठीक है, शक्ति, एनर्जी नहीं। आपको पता है कि E जो होता है वो क्या होता है? P इंटू T। E कितना है? 11। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप यहाँ पर 11 जब रखोगे, पावर आपको पता नहीं और टाइम कितना है आपके पास, तो ये हो जाएगा 11/5। और ये किस में आएगा, कोई मुझे बता सकता है? पॉइंट में। ये आएगा किलोवाट में। किस में आएगा? किलोवाट में, क्योंकि आपने ऊर्जा को किस में रखा हुआ है? किलोवाट आर में। तो आप इसको अगर किस में बदलना चाहते हो, जूल में, तो इसको किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। सॉरी, इसको अगर हजार से। इसको वॉट में कन्वर्ट करना चाहते हो, किलोवाट में, इसको वॉट में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? 1000 से। तो इतना वॉट इसकी शक्ति है, 2200। अगला जो है ये बोलता है कि करंट निकालो, करंट। ठीक है, आपको पता है कि P इज इक्वल टू होता है VI। P इज इक्वल टू VI। करंट आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, इसी में आगे ये बोलता है कि रेजिस्टेंस निकालना है इस ओपन का। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वो V से दिखाते हैं इसको, V दे रखा था। अगला है आपको रेजिस्टेंस यानी कि इसका प्रतिरोध निकालना है। आपको पता है कि P इज इक्वल टू होता है V²/R। तो R इधर भेज दो, P नीचे भेज दो, V²/P। V तुम्हारा कितना है? 220 स्क्वायर मतलब 2 बार। P है 2200। R आ गया 22 ओम। खत्म। तो ये 3 आपके क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, इसी में एक पार्ट और है कि ये बोलता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच में एक संबंध आपको लिखना है। तो आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है? रो, यानी प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता। ये L/A। L मतलब है लंबाई, A मतलब है क्षेत्रफल। कौन सा वाला क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और साथ ही साथ आपको जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का SI मात्रक बताना है। आपको पता है कि प्रतिरोधकता ये हो जाएगा RA ऊपर L नीचे। प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में। एरिया को मीटर स्क्वायर में और लंबाई को मीटर में, इससे कट जाएगा। तो प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक आ गया वो आ गया ओम मीटर। आप ये याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है आपसे।